गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 12 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। बच्चों हम इस चैप्टर में 12.7 जीवाश्म ईंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ईंधनों के बारे में जानेंगे बच्चों कि कहाँ से प्राप्त होती है ईंधन, कौन कौन सी ईंधन होती है और कैसे प्राप्त होती है और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है ना। जैसे कि देखिए बच्चों, हमें दैनिक जीवन में वाहनों को चलाने और भोजन बनाने जैसे कार्यों के लिए किन पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए भोजन बनाने की भी बात की जा रही है और वाहन चलाने की भी बात की जा रही है। और यहाँ पर वाहन चलाने और भोजन बनाने दोनों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है बच्चों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ईंधन हैं। तो देखिए यहाँ पर कोयला है, लकड़ी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि क्या है, ईंधन कहलाते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, आइए इसके बारे में जानें। ठीक है बच्चों, रसोई गैस, कोयला, लकड़ी ये सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं। डीजल, केरोसिन ईंधन है ना, ये सभी ईंधन कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए बहुत पहले पृथ्वी में हुए परिवर्तनों के कारण पेड़ पौधे पृथ्वी में दब गए। धीरे धीरे उन पर मिट्टी की परत जमा हो गई, है ना, होती गई। तो देखिए बच्चों, बहुत पहले क्या हुआ था, हमारे पृथ्वी में कुछ परिवर्तन हुए थे, है ना। तो उनके कारण से क्या हुए, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हुए, पृथ्वी के अंदर दब गए। ठीक है, और धीरे धीरे उन पर क्या होते गए, मिट्टी की परत जमती गई, है ना। बहुत सारी मिट्टी की परत जमती गई। बहुत अधिक दाब तथा गर्मी के कारण पेड़ पौधों के अवशेष, जो उनके पत्ते होते हैं बच्चों, है ना, पेड़ पौधे के पत्ते, फल फूल, जड़ें, उनके जितने भी थे वो दबते गए मिट्टी के अंदर। उनके ऊपर बहुत सारे मिट्टी की परत जमती गई। तो क्या होता है, उनके जो अवशेष हैं, है ना, वो सभी सड़ते जाते हैं, गलते जाते हैं, है ना। तो वो क्या, उनके अवशेष जब दाब उन पर पड़ती है और बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, उसके कारण से ये पेड़ पौधे के अवशेष किस में परिवर्तित हो जाते हैं, कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं बच्चों। तो कोयला बनने की इस प्रक्रिया में हजारों वर्षों का समय लगा, है ना। कोयला बनने में कितना वर्ष लगा बच्चों, हजारों वर्ष का समय लगा, तभी हमें कोयला प्राप्त होता है बच्चों, है ना। तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, आप लोग बता सकते हैं कि पृथ्वी पर दबा होने के कारण, जब दबा हुआ होता है, बहुत समय से, वर्षों से दबा हुआ होता है पेड़ पौधे, है ना, और उनके ऊपर मिट्टी की परत जमती जाती है और अधिक दाब और गर्मी के कारण से क्या होता है, पेड़ पौधों के अवशेष कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि कोयले का रूप वो ले लेते हैं, है ना। इस कारण से क्या होते हैं, वो कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखिए इसी तरह मृत जीवों के अवशेष पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल गए, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं हम मृत जीव, है ना। कोयला हमें मृत जीवों से नहीं, पेड़ पौधों के अवशेष से प्राप्त होते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरह मृत जीवों के अवशेष, है ना, जितने भी जीव जंतु होते हैं जब वो मृत्यु हो जाती है उनकी, तो उनके जीवों के जो अवशेष होते हैं बच्चों, पृथ्वी के नीचे भारी दबाव तथा गर्मी के कारण पेट्रोलियम में बदल जाते हैं, है ना, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो देखिए जीवाश्म शब्द का उपयोग मृत जंतुओं और वृक्षों की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है जिन्हें प्रकृति ने हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा है। तो बच्चों हम जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें देखते हैं, आज भी बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, कई हजारों वर्ष पुराने होते हैं, है ना, आज भी हैं। और हमारा जो पेड़ पौधे हैं बच्चों, वो आज भी बने हुए हैं हमारे पृथ्वी में,
बहुत सारे, और हम आगे भी उन्हें बचाए रखेंगे और सुरक्षित रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो जीवाश्म शब्द है बच्चों, इसका उपयोग किस लिए? मृत जंतुओं और वृक्षों की उन संरचनाओं के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? मृत जंतुओं और उनकी संरचनाओं, वृक्षों की संरचनाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें प्रकृति ने हजारों वर्षों से सुरक्षित रखा है। इन्हें किसने सुरक्षित रखा है बच्चों? प्रकृति ने, है ना। पर हमारी भी ये बच्चों हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पेड़ पौधों को और अधिक वृक्षारोपण करें, पेड़ पौधे लगाएं, है ना, और जीव जंतुओं का भी सुरक्षा करें, बचाव करें, है ना। उन्हें मार दिया जाता है, जंगलों में शेर हो गए और बड़े बड़े जो ऐसे जीव जंतु हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, हमें उनका सुरक्षा करना है, उन्हें बचाना है ना। हमें प्रकृति का भी साथ देना चाहिए, ठीक है बच्चों। देखते हैं, पेट्रोलियम जमीन के अंदर चट्टानों के बीच दबा हुआ होता है। तो आप लोग चट्टान के बारे में जानते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं बच्चों, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उनके बीच, है ना, यानी कि जमीन के अंदर चट्टान पाए जाते हैं और चट्टानों के बीच में दबा हुआ होता है, क्या होता है बच्चों? पेट्रोलियम, है ना, जिसे कुआं खोदकर पंपों के माध्यम से खींच कर निकाला जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? कुआं खोदा जाता है। कुआं आप सभी जानते हैं, है ना, हम अक्सर पानी के लिए कुआं खोदा जाता है। तो यहाँ पर कुआं खोदा जाता है, फिर उसके बाद क्या किया जाता है? पंपों के माध्यम से खींचकर किसे निकाला जाता है? पेट्रोलियम को निकाला जाता है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, पेट्रोलियम कुआं है। यहाँ पर इस प्रकार से कुआं खोदा गया है और ज़मीन के जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं, है ना, चट्टानों के अंदर और अधिक चट्टानों के अंदर ये पेट्रोलियम पाया जाता है और इस प्रकार से पाइप लगी होती है और इस पाइप के द्वारा निकाला जाता है बच्चों पेट्रोलियम को, है ना। और ये बहुत कड़ी चट्टानें होती हैं। और पेट्रोलियम कैसा होता है? द्रव के रूप में होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर द्रव पेट्रोलियम, है ना, द्रव पेट्रोलियम। अब देखिए बच्चों, जमीन से निकाले गए द्रव पेट्रोलियम से सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती, है ना। यानी कि जब हम ज़मीन से निकालते हैं बच्चों द्रव पेट्रोलियम को, तो सीधे तौर पर ऊर्जा प्राप्त नहीं की जाती है ना, कि सीधे हम पेट्रोलियम से ऊर्जा प्राप्त कर लें, ऐसा नहीं होता है। अतः इस द्रव को परिष्करणशाला यानी कि रिफाइनीकरण या रिफाइनरी में भेजा जाता है ना, रिफाइनरी में भेजा जाता है, या फिर इसे क्या कहा जाता है बच्चों? परिष्करणशाला भी कहा जाता है। तो वहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइनरी करने के लिए भेजा जाता है बच्चों, जहाँ इसे पृथक करने की प्रक्रिया में बहुत सी उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, पृथक किसे कहा जाता है? यानी कि अलग अलग किया जाता है ना। वर्गीकृत करना भी आप लोग समझ सकते हैं, अलग अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है ना। तो पृथक्करण की जब क्रिया होती है, प्रक्रिया चलती है बच्चों, तो उसमें बहुत सारी उपयोगी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि देखिए, पेट्रोल प्राप्त होता है, डीजल, केरोसिन तथा पेट्रोलियम गैस प्राप्त होता है। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, पेट्रोल किसे कहा जाता है, कहाँ पर पेट्रोल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग कहाँ पर होता है, केरोसिन का उपयोग कहाँ पर होता है, पेट्रोलियम गैस का उपयोग कहाँ पर होता है। और इसी से हमें एलपीजी जो गैस हम रसोई घर में यूज करते हैं बच्चों, अपने घरों में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में, है ना। तो ये सभी प्राप्त होते हैं बच्चों। कब प्राप्त होते हैं? जब पृथक्करण की प्रक्रिया चलती है तब। और ये प्रक्रिया तब चलती है बच्चों जब हम पेट्रोलियम को रिफाइनरी के लिए भेजते हैं तब, है ना। तो देखिए, पेट्रोलियम द्रव जिन कुओं से प्राप्त होता है उनमें प्राकृतिक गैस भी होती हैं, है ना। पेट्रोलियम जो द्रव होते हैं बच्चों, जिन कुओं से प्राप्त होता है, यानी कि हम पेट्रोलियम को कुआं से प्राप्त करते हैं, और जो भी जिन पेट्रोलियम द्रव को हम जिन कुओं से प्राप्त करते हैं उनमें प्राकृतिक गैस भी होते हैं, है ना। प्राकृतिक गैस होते हैं, इसमें मुख्यतः मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है बच्चों? प्राकृतिक जो कुआं होता है जिसमें हम प्राकृतिक गैस प्राप्त करते हैं, यानी कि प्रकृति से गैस प्राप्त करते हैं, तो ये गैस मीथेन गैस होती है, जो आसानी से जल कर ऊष्मा प्रदान करती है ना।
ये आसानी से जलती है बच्चों और जलकर हमें ऊष्मा प्रदान करती है। इस गैस को संपीड़ित कर वाहन चलाने में उपयोग किया जाता है। इसे CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में कुछ प्रमुख नगरों में वाहन CNG है ना, CNG बच्चों इसका फुल फॉर्म है ये, है ना, और इसका शॉर्ट फॉर्म है CNG यानी कि CN और G के नाम से हम इसे इसके नाम से हम इसे बुला सकते हैं शॉर्ट नेम से। तो CNG से भी चलाए जाते हैं। CNG चलित वाहन सामान्य वाहनों की तुलना में अत्यंत न्यून वायु प्रदूषण है ना। यानी कि बच्चों ये बहुत ही कम मात्रा में वायु को प्रदूषण करते हैं, ठीक है। घरों में उपयोग की जाने वाली रसोई गैस से तो हम सभी परिचित हैं। आप सभी जानते हैं जो गैस यूज करते हैं बच्चों आप लोग घर में, है ना, रसोई गैस कहा जाता है। तो आप सभी इस गैस से परिचित हैं, सभी के घरों में इसी गैस से खाना बनता है ना। वास्तव में यह पेट्रोलियम गैस का द्रवित रूप है। क्या है ये? वास्तव में पेट्रोलियम गैस का ही द्रवित रूप है। द्रव मतलब आप लोग समझते हैं, है ना, लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव के रूप में होता है। जैसे कि हमारा वाटर है बच्चों, वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जब वो जम गया होता है बर्फ़ के रूप में, तो वो फिर लिक्विड के रूप में नहीं होता है, फिर वो ठोस रूप में होता है ना। और जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो गैस वाष्पित होता है, तो वो गैस के रूप में होता है। तो हम यहाँ पेट्रोलियम को किस रूप में देख रहे हैं? द्रवित रूप में, यानी कि द्रव के रूप में हम देख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए पेट्रोलियम गैस का द्रवित रूप है कौन है? तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रसोई गैस, ये द्रवित रूप में हमें पेट्रोलियम गैस का ही द्रवित रूप है, जिसमें ब्यूटेन मुख्य रूप से पाई जाती है ना। क्या पाया जाता है बच्चों? ब्यूटेन मुख्य रूप से पाई जाती है। ब्यूटेन के अलावा इसमें दो अन्य गैस प्रोपेन तथा एथेन होती है। ये सभी हाइड्रोकार्बन गैसें हैं, है ना। ये सभी कौन सी गैसें हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन गैसें हैं। इसे द्रवित करके सिलेंडरों में भर दिया जाता है। तो बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि इसे क्या किया जाता है? पहले इसे अन्य गैस जो प्रोपेन होते हैं, एथेन होते हैं, ये सभी हाइड्रोकार्बन गैसें होते हैं, आप सभी जान गए, है ना। तो ये सभी गैस के रूप में होते हैं बच्चों, पर इसे क्या किया जाता है? इसे द्रवित किया जाता है। द्रवित मतलब इसे द्रव का रूप दिया जाता है, तभी सिलेंडरों में इसे भरा जाता है। आप लोग जब भी सिलेंडर को उठाकर देखेंगे बच्चों, तो वो वजन लगता है, क्योंकि उसे लिक्विड फॉर्म में किया गया है। गैस जो है उसे लिक्विड फॉर्म में किया गया है। द्रव का रूप पहले किया जाता है, द्रव का रूप में उसे यानी कि द्रवित किया जाता है। इसे LPG कहते हैं, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं LPG गैस का ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म है बच्चों LPG का, ठीक है। और हम इन गैसों को प्रोपेन, एथेन, जो है ब्यूटेन है ना, ये सभी जो गैसें हैं इन्हें ही हाइड्रोकार्बन गैसें कहते हैं। और इन गैसों को पहले द्रवित किया जाता है, उसके बाद सिलेंडरों में भर दिया जाता है। उसके बाद हम अपने घरों में इस गैस का उपयोग करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, यानी कि ईंधन के रूप में हम इस गैस का उपयोग करते हैं। तो देखिए LPG एक गंधहीन गैस है। गंधहीन मतलब आप लोग सभी जानते हैं, जब हम उसे यूज करते हैं बच्चों घरों में, जब हम गंधहीन गैस को यूज करते हैं तो हमें महकता है, पर वो बाद में इसमें क्या किया जाता है, क्योंकि ये गंधहीन गैस है, कुछ भी नहीं महकता है ना, इसलिए इसमें गंध मिलाया जाता है। तो आइए देखते हैं। LPG एक गंधहीन गैस है। यह अत्यंत ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील मतलब अत्यंत, यानी कि ये तुरंत जल जाती है ना। एक चिंगारी से भी तुरंत जलने वाली गैस होती है, यानी कि ज्वलनशील प्रकृति की होती है। इसी कारण सुरक्षा की दृष्टि से इसमें एक तीव्र गंध वाली गैस को मिलाया जाता है ना। किस कारण से मिलाया जाता है बच्चों इसमें गंध वाली गैस को? सुरक्षा की दृष्टि से,
है ना। यदि तीव्र गंध वाली गैस नहीं मिलाया जाता बच्चों, तो हमें जब हम गैस जलाते हैं कभी कभी क्या होता है, जो गैस होती है वो लीकेज होती है, लीक होती है ना। तो हमें पता नहीं चलता है कि लीक हो रही है। अगर गंधहीन होती तो हमें नहीं पता चलता कि गैस लीक हो रही है, और शायद हम जल भी सकते हैं उसके कारण से। इसीलिए यही सब सुरक्षा की दृष्टि देखा गया बच्चों, और इसी सुरक्षा की दृष्टि से तीव्र गंध वाली गैस को गैस में मिलाया जाता है, जिससे भरे हुए सिलेंडरों से गैस रिसने पर पता चल जाता है। रिसने मतलब वही लीक होना, लीकेज होना, है ना, कि गैस थोड़ी सी लीक हो रही है, बाहर निकल रही है, हमें पता चल जाता है और हम तुरंत जो सिलेंडर होती है वहाँ से गैस को बंद कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो देखिए, जिसमें भरे हुए सिलेंडरों से गैस रिसने पर पता चल जाता है, इसलिए हम तीव्र गंध वाली गैस को सुरक्षा की दृष्टि से हम गंधहीन गैस में यानी कि एलपीजी गैस में मिश्रित कर देते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए, गांवों में गोबर के उपलों को जलाकर ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है ना। गांव में क्या किया जाता है बच्चों, गोबर के उपला बनाया जाता है। उपलों मतलब कि आप लोग जानते हैं, बहुत जगह इसे गांव में छेना भी बोला जाता है ना। आप लोग छेना वाला रसगुल्ला मत समझना, इसे छेना भी बोला जाता है, उपला भी बोला जाता है, ठीक है। तो गांव में गोबर उपलों को जलाकर ईंधन की तरह उपयोग किया जाता है। क्या गोबर के किसी अन्य तरीके से भी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है बच्चों, है ना। जैसे हम उसे जलाकर तो ईंधन प्राप्त करते हैं। उपलों को जलाकर क्या किया जाता है, गोबर का उपला बनाया जाता है और वो बाद में सूख जाता है, और सूखे हुए उपले को हम जलाते हैं, तो इससे ईंधन प्राप्त होता है, हमें ईंधन की तरह हम इसका उपयोग करते हैं। पर क्या गोबर से है ना, डायरेक्टली हम गोबर से किसी तरीके से, अन्य किसी तरीके से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है या नहीं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं। बहुत से क्षेत्रों में गोबर से गैसीय ईंधन तैयार किया जाता है। इसके लिए गोबर को पानी में घोलकर विशेष प्रकार से निर्मित बंद गड्ढों में डाला जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टली गोबर से कैसे हम ईंधन प्राप्त यानी कि ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत से क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर गोबर से गैसीय ईंधन तैयार किया जाता है ना। गोबर से गैसीय ईंधन, गैस के रूप में ईंधन प्राप्त किया जाता है बच्चों। आप सभी जानते हैं गैस लिक्विड गैस किस फॉर्म में होता है। तो गैस आप सभी जानते हैं गैस के फॉर्म कैसे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं ना, ना ही वो द्रव के रूप में होते हैं, ना ही वो ठोस रूप में होते हैं, वो गैसीय रूप में होते हैं, ठीक है। तो गैसीय ईंधन के रूप में हम तैयार करते हैं, यानी कि तैयार किया जाता है गोबर से, है ना। और इसके लिए गोबर को पानी में घोलकर विशेष प्रकार से निर्मित बंद गड्ढे में डाला जाता है। तो क्या किया जाता है बच्चों, गोबर को पहले पानी में घोल लिया जाता है, ठीक है, और उसे ऐसे गड्ढों में डाला जाता है जहाँ पर गड्ढों को बंद कर दिया जाता है ना। किसी विशेष प्रकार से निर्मित बंद गड्ढे में डाला जाता है। गड्ढे में यह मिश्रण वायु की अनुपस्थिति में अपघटित होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें प्रदान करता है। तो बच्चों, जब ये बंद होता है ना, क्योंकि ये विशेष निर्मित बंद गड्ढे होते हैं, विशेष प्रकार के गड्ढे होते हैं बच्चों, जिसमें हवा वायु प्रवेश ना करे, ऐसे गड्ढे होते हैं। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, गड्ढों को बंद कर दिया जाता है। तो जब बंद गड्ढे में ये क्या होते हैं, यह मिश्रण वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु वहाँ पर नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, तब वो अपघटित होते हैं। अपघटित मतलब आप सभी जानते हैं, टूटना, अपघटन होना, है ना। जब वो अपघटित होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है बच्चों, गैसें हैं। तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ और भी अन्य गैसें प्रदान करता है। गैसों का यह मिश्रण वनस्पति एवं मृत जीव जंतुओं के सड़ने से भी प्राप्त होता है। तो ये जो गैसों के मिश्रण है बच्चों, ये वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, मृत जीव जंतुओं के सड़ने से, जब वो सड़ जाते हैं तो भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। गैसों के इस मिश्रण को ही बायोगैस कहते हैं, ठीक
ठीक है। गैसों के इस मिश्रण को ही बायोगैस कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पर एक बायोगैस संयंत्र दिया हुआ है कि किस प्रकार से बायोगैस से ईंधन प्राप्त किया जा सकता है बच्चों, है ना, यानी कि गोबर से किस प्रकार से ईंधन गैस प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर बायोगैस संयंत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो गैसों के इस मिश्रण को ही बायोगैस कहते हैं। प्राप्त गैस को गड्ढे के ऊपर लगे डोम से पाइप द्वारा बाहर निकालकर उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो जो बच्चों प्राप्त जो गैस होते हैं, गैस को क्या किया जाता है, गड्ढे के ऊपर लगे डोम, है ना, यानी कि एक डोम लगा हुआ होता है, डोम से पाइप द्वारा क्या किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है उस गैस को, और निकाल कर उस गैस का उपयोग किया जाता है बच्चों ईंधन के रूप में, ठीक है। तो चित्र 12.9 में हम देखते हैं बायोगैस के निम्नलिखित उपयोग हैं। एलपीजी की तरह भोजन पकाने में, है ना, बायोगैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एलपीजी की तरह भोजन पकाने में और प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। और गैस निकलने के बाद बचा अपशिष्ट पदार्थ खाद्य की तरह उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। जो गैस निकलने के बाद गैस निकल जाता है तो बचा जो बाद में बचा अपशिष्ट पदार्थ होता है बच्चों, ठीक है, तो पदार्थ खाद्य की तरह उपयोग में लाया जाता है। खाद जानते हैं आप लोग, जो हम खेतों में जो भी हम बोते हैं, जैसे कि धान, गेहूँ और भी दलहन पौधे हम बोते हैं, तो उसके लिए खाद की आवश्यकता होती है हमें। तो इसका जो है दोनों में हमें फ़ायदा होता है बच्चों। ये हम एक तो ईंधन के रूप में हम गैस प्राप्त कर लेते हैं, और सेकंड जो बचा अपशिष्ट पदार्थ होता है वो भी हमारा बेकार नहीं होता है, वो भी हमारा यूजफुल होता है, खाद के रूप में हम उसका उपयोग करते हैं, है ना। इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, और हम इसका उपयोग करते हैं तो इससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बायोगैस संयंत्र किस प्रकार से बना हुआ है। निकास नली है, निकास नली मतलब कि यहाँ से हम खाद निकालते हैं, और ये है प्रवेश नली जहाँ पर ये गोबर तथा पानी को हम घोलते हैं, तो ये यहाँ पर जाता है और यहाँ से हमारा बायोगैस ये इस पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सारणी दी हुई है बच्चों, सारणी 12.1 कॉपी में बनाइए तथा ईंधनों को उचित स्थान पर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक कितना है, 5 है, 1 से लेकर 5, यानी कि हमें ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। तो 1 से 5 तक हमें ठोस ईंधन का नाम लिखना है, 1 से 5 तक हमें द्रव ईंधन का नाम लिखना है कि कौन कौन से द्रव ईंधन होते हैं, और गैसीय ईंधन के बारे में भी हमें लिखना है ना, 1 से 5 तक। तो ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ये अपने कॉपी में लिख कर दिखाएंगे, ठीक है। ये सारणी 12.1 आप लोगों का होमवर्क है, इसे बनाएं अपनी कॉपी में, ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड करेंगे। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, देखिए पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम के मुख्य उत्पाद के बारे में आप लोग बताएंगे। और रसोई गैस और किन नाम से जाना जाता है, रसोई गैस को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, यह किन गैसों का मिश्रण है, इसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, अभी हम पढ़े हैं। बायोगैस किन गैसों का मिश्रण है, जो बायोगैस है वो किन किन गैसों का मिश्रण है वो हमने अभी पढ़ा, तो आप लोग ये भी आसानी से बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन, अब ये सारणी आप लोगों का होमवर्क है। अब देखिए बच्चों, कोयले के भंडार क्या हमेशा बने रहेंगे, क्या पवन ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा। आप लोग पवन ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं, है ना, जो वायु है वो एक प्रकार से ऊर्जा है, ठीक है। हम अभी ऊर्जा में ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो पवन ऊर्जा का स्रोत समाप्त हो जाएगा, और जो कोयले के भंडार हैं क्या ये भी बने रहेंगे या फिर ये भी समाप्त हो जाएंगे, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। ऊर्जा के कुछ स्रोतों से लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है ना, कुछ ऐसे स्रोत हैं बच्चों, ऊर्जा के कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो लगातार ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उनसे, है ना, वे कभी समाप्त नहीं होंगे। वही दूसरी ओर कुछ स्रोत ऐसे हैं जिनसे ऊर्जा प्राप्त की जा रही है तथा वे तेजी से समाप्त हो रहे हैं।
सारणी 12.2 को कॉपी में बनाकर ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सारणी दी हुई है। सारणी 12.2 स्रोत जो समाप्त हो रहे हैं, स्रोत जो समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले है कोयला, है ना। ये इन्हें बनने में, कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बच्चों, तब ये कोयला बनता है ना। और इसका बहुत तेज़ी से हम ईंधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उद्योगों में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो इसका उपयोग जिस तरह से तेज़ी से हो रहा है तो ये समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। इनसे हम लगातार ये ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक बार बन चुका है तो ये बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहे हैं क्योंकि इसका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। यहाँ जो स्रोत है पवन, है ना, पवन यानी कि ये ऊर्जा है जिसका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं, यानी कि ये समाप्त नहीं होगा, है ना। हम जितना भी इसका उपयोग करेंगे फिर भी ये समाप्त नहीं होगा, ऐसा ये ऊर्जा का स्रोत है। तो इसी प्रकार से हम और भी ऊर्जा का स्रोत जो समाप्त हो जाएंगे उसका नाम यहाँ पर लिखना है, और जो समाप्त नहीं होंगे ऐसे ऊर्जा का नाम यहाँ पर लिखना है। तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है बच्चों 12.2, इसे भी आप लोग बनाकर दिखाएं, ठीक है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।